अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे बुक पेपर 2 का बुक 1 जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 को स्टडी किया था। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब द स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस वगैरह। फिर इसकी हिस्ट्री रॉबर्ट हुक 1665 में, लेवन हुक 1670 1674 में इसका नाम दिया था माइक्रोब। फिर हमने इसका स्कोप पढ़ा था कि ये इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। फिर फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ होगा, इस पे हमने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला माइक्रोब जिसका नाम है बैक्टीरिया। इसमें हम बेसिकली तीन ही बड़े जो हैं वो 3 या 4 ही बड़े माइक्रोब्स हैं जिनका हम पढ़ते हैं। एक है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड है फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये 4-5 जो है माइक्रोब्स हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो इन्हीं को ही हम बेसिकली स्टडी करेंगे और इन्हीं के फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे मेन जो माइक्रोब है उसका नाम है बैक्टीरिया। आइए पढ़ते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। Bacteria. The bacteria were discovered by Levin van Hook in 1673. He named them little animal. In 1773, a Danish scientist Frederick Muller named them bacilli. In 1850, French biologist Casimir Bavene named them bacteria. सबसे पहले तो उसकी डिस्कवरी बता रहे हैं कि 1673 के अंदर लेवन वैन हुक जो है उसने डिस्कवर किया इसको और इसका नाम रखा छोटा एनिमल, लिटिल एनिमल। फिर फ्रेडरिक मुलर जो डेनिश साइंटिस्ट था, डेनमार्क का, जर्मनी का रहने वाला, उसने इसको 1773 के अंदर बैसिलाई का नाम दिया। फिर 1850 के अंदर कैसिमर बेवेने है साइंटिस्ट, उसने जो इसका नाम रखा था वो था बैक्टीरिया। ये उसकी डिस्कवरी है। अब आते हैं बैक्टीरिया की डेफिनेशन की तरफ। बैक्टीरिया होते क्या? द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये कह रहा है यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ, प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ऑर्गेनिज्म अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मतलब ये एक ऐसा जानदार होता है जिसके अंदर ना तो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, और ये देखने में इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर, एक सेल से बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बैक्टीरिया। The bacteria are the descent of the earliest form of the life descendant and the unicellular prokaryote or simple association of similar cells। वो ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है ये डिसेंडेंट है किससे? बैक्टीरिया द डिसेंडेंट ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द एनिमल। ये जो पहले जिंदगी मौजूद थी ना, उसकी एक शक्ल बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट्स है, और इसकी जो सिंपल एसोसिएशन है ना वो सिमिलर सेल्स है, सिंपल सेल, सिंगल सेल है। ठीक है,
आए इसकी थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझाता हूँ। ये है फ्लैजिला, ये है पिलाए, ये है साइटोप्लाज्म। ये छोटे छोटे जो जर्रे हैं ये हैं राइबोसोम्स। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है कैप्सूल। उसके बाद ये जो धागे बड़े बड़े हैं ये है न्यूक्लियाइड। ठीक है जी, ये है एक डायग्राम जो मैंने बना के दिखाई है आपको बैक्टीरिया की। अच्छा, फ्लैजिला जो है ये इसको मूवमेंट में मदद देता है। पिलाए जो हैं ये भी मूवमेंट में मदद देते हैं। कैप्सूल इसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है, किसी चीज़ को मतलब हिट नहीं करने देता, किसी चीज़ को मतलब इसको सेल को नुकसान नहीं होने देता कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसका जो इंटरनल फ्लूइड है उसको संभाल के और बैक्टीरिया की शक्ल को बरकरार रखने के लिए होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। साइटोप्लाज्म इसके अंदर का सारा मटेरियल जो है वो और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उसको मेंटेन करता है। उसके बाद न्यूक्लियाइड जो है उसके अंदर इस बैक्टीरिया का सारा डाटा सेव होता है। ये बैक्टीरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उसकी डायग्राम, उसकी जो चीज़ें हैं वो और उनका जो फंक्शन है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ बैक्टीरिया तो उसकी डेफिनेशन आप ये बताएंगे, इट इज़ द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और माइक्रोस्कोपिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज नहीं होती। और साथ में आप ये डायग्राम बना देंगे तो होपफुली आपके 5 नंबर इसमें पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स में। व्हाट इज़ बैक्टीरिया, डिफाइन बैक्टीरिया एंड इट्स ड्रग्स डायग्राम। तो ये 5 नंबर का पेपर आ सकता है आपको, इसको ज़रूर आप याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। तो सेल की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा था शेप एंड साइज। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? शेप एंड साइज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, उसकी तकसीम कारी ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, उसके जो सेल की शेप और साइज है
उसकी बेसिस के ऊपर जो सेल की क्लासिफिकेशन होगी, आइए उसको पढ़ते हैं। द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर ब्राइट फील्ड। वो ये कह रहे हैं कि जो जनरल अपीयरेंस है एक सेल की, उसको जब ब्राइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो ऐसी आएगी। स्पाइरेला जो है वो स्प्रिंग की तरह होंगे, स्पाइरेला जो होंगे वो स्प्रिंग की तरह होंगे। ठीक है जी, इसको बोलेंगे स्पाइरेला। दूसरे होंगे बेसिलाई, ये रॉड शेप होंगे। ठीक है जी, ये क्या हो गए? बेसिलाई। ये क्या है? रॉड शेप सिलेंड्रिकल। ठीक है जी। उसके बाद आएंगे कोकाई, ये क्या होंगे? गोल गोल। ये क्या है? कोकाई, राउंड शेप। तो हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बैक्टीरिया की, इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स। मतलब उसके जो सेल्स हैं उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसकी बेसिस के ऊपर जो उसकी क्लासिफिकेशन होगी वो जब हम पढ़ेंगे तो एक होगी स्पाइरिला जो कि स्प्रिंग लाइक्स होंगे, दूसरी होगी बेसिलाई जो कि सिलेंड्रिकल लॉन्ग होंगे, और थर्ड होगी कोकाई जो कि गोल गोल शेप में होंगे। ठीक है जी, ये है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। as suggest coccus spherical in shape, bacillus rod like, spirillum spiral filaments. Number one is bacilli. As suggested by Muller, the rod is known as bacillus. जो रॉड शेप में होंगे, मुलर, फ्रेडरिक मुलर ने उसको बेसिलाई का नाम दिया था। इन वेरियस स्पीसीज ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो रॉड शेप हैं, द सिलेंड्रिकल मे बी एज लॉन्ग एज 20 माइक्रोमीटर और शॉर्ट एज 0.5 माइक्रोमीटर। वो ये कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ये लंबे तो होते हैं तो 20 माइक्रोमीटर तक होंगे, और अगर ये छोटे होंगे तो 0.50 माइक्रोमीटर तक स्मॉल होंगे। तो ये उसकी क्या हुई शेप? बेसिलाई की शेप होगी सिलेंड्रिकल लॉन्ग। ठीक है जी। और अगर हम उसकी साइज़ की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज लॉन्ग एज 20 माइक्रोमीटर तक, और शॉर्ट होंगे 0.5 माइक्रोमीटर तक। उसके बाद आएंगे कोकाई। A spherically shaped bacterium is known as coccus. A spherically shaped bacterium is known as coccus, a term derived from Greek coccus meaning a berry. Cocci tend to be quite small, being only 0.5 micrometer to 1.0 micrometer in diameter. वो ये कह रहा है कि जो कोकाई है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, यूनानी लफ्ज से, जो कि कॉकस था। क्या था? कॉकस। और कॉकस का मतलब होता है बेरी, बेरी होती है गोल। तो अब ये कोकाई जो है ये गोल होते हैं, और स्फेरिकली, स्फीयर मतलब गोल शेप में जो बैक्टीरिया होंगे उनको कॉकस बोला जाएगा, कोकाई बोला जाएगा। ठीक है जी।
और इनका जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर तक होता है। इसमें आता है डिप्लोकोकाई। दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई। अगर दो बैक्टीरिया कोकाई शेप में, दोनों के दोनों कोकाई शेप में हो और वो रिप्रोडक्शन होने के बाद दोनों साथ ही रहें तो उनको बोलेंगे डिप्लोकोकाई। इसकी एग्जांपल है नेजेरिया गोनोरिया। नेजेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया का नाम है और ये डिप्लोकोकाई ही रहता है। सेकंड है एन मेनिनजाइटिडस। एन मेनिनजाइटिडस। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकाई दैट रिमेन इन चेन कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, हमने बताया कोकाई क्या होता है, स्फेरिकल गोल शेप का सेल बैक्टीरिया कोकाई कहलाएगा। अच्छा, जब दो कोकाई आपस में मिल के रहेंगे उनको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, दो से ज्यादा 4, 5, 6 एक चेन फॉर्म में जुड़ जाएं, ठीक है। चेन फॉर्म कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गया कोकाई, ये हो गए दो जुड़े हुए डिप्लोकोकाई। अगर कोकाई इस तरह चेन फॉर्म में लंबा जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये करवाता क्या है, स्ट्रेप्टोकोक। आपके गले की जो इरिटेशन और गले की जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो कौन करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। ये क्या है, ये भी बैक्टीरिया है, ये आपके दांतों को डिके करने में इस्तेमाल होता है। फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होता है ये आपके जो दूध को दही बनाता है, ये बैक्टीरिया बनाता है। The cocci which divide randomly and form irregular shape like cluster of cell is called Staphylococcus. अच्छा, एक हमने पढ़ा कोकाई नंबर 1। नंबर 2 पे आता है ये है कोकाई। नंबर 2 पे आएगा डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई। नंबर 3 पे आएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। तो नंबर 4 पे आता है स्टैफिलोकोकाई। स्टैफिलोकोकाई नंबर 4। अच्छा, अब नंबर 1 पे कोकाई है, नंबर 2 पे डिप्लोकोकाई है, नंबर 3 पे स्टेप्टोकोकाई, नंबर 4 पे अच्छा कोकाई सिंगल स्फेरिकल। डिप्लोकोकाई दो सेल्स बैक्टीरिया जो साथ में जुड़े हों, डिप्लोकोकाई। स्ट्रेट चेन में हो जुड़े हुए तो स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया सेल जो कोकाई शक्ल के हों लेकिन वो स्ट्रेट चेन की बजाय एक ऐसी शक्ल में जुड़े हुए हो जो कि इर्रेगुलर शेप हो, कोई ख़ास शेप ना बन रही हो, तो उसको बोलेंगे स्टैफिलोकोकाई। उसको क्या बोलेंगे, स्टैफिलोकोकाई। कोकाई विच डिवाइड रैंडमली, जो कि खुद से खुद डिवाइड हो जाए रैंडमली, एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, जो कि इरेगुलर शक्ल बनाए, ग्रेप लाइक जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना वैसी एक शक्ल हो, उसको क्या बोलेंगे, स्टैफिलोकोकस। और इसकी एग्जांपल है स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है जी, ये हमारी कोकाई फॉर्म कंप्लीट हुई। अब हम थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, स्पाइरल। थर्ड फॉर्म क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म। स्पाइरल्स जो होते हैं इनमें तीनों में से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है। द नंबर 1 इज विब्रियोज। नंबर 1 इज विब्रियोज।
दे आर कर्व रॉड दैट रिजेंबल कॉमास। अच्छा, सबसे पहले तो स्पाइरल हमने पढ़ा था, ये होते क्या है, जो कि बेसिकली स्प्रिंग लाइक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहली इसकी फॉर्म है विब्रियोज। विब्रिया, जैसे हम कोमा लगाते हैं ना, इंग्लिश का एक लफ्ज है कोमा, मतलब आपकी बात कर रहे हो बीच में थोड़ा सा पॉज देना हो तो कोमा लगाते हैं। वो जो कोमा होता है उस शक्ल के जो बैक्टीरियाज होंगे उनको विब्रियोज कहेंगे, ठीक है जी। सेकंड में आएगा दे आर कर्व रॉड दैट रिजेंबल कॉमर्स। एग्जाम्पल है इसकी विब्रियो कॉलरा। तो जो कॉलरा क्रिएट करवाते हैं विब्रियोस कॉलरा बैक्टीरियाज, उनकी शक्ल इस तरह की होती है। सेकंड है स्पाइरिला। दे आर हेलिकल शेप, थिक रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिला दैट असिस्ट मूवमेंट। तो हेलिकल शेप होती है ये वाली शेप, सीरी की तरह, ठीक है। तो इनके आगे फ्लैजेला भी होता है जो उनकी मूवमेंट करवाता है। तो ये क्या होंगे, हेलिकल शेप विद थिक रिजिड, थिक होता है मोटा, रिजिड होता है सख्त, सेल वॉल जिनमें थिक मोटी सख्त सेल वॉल होती है, एंड फ्लैजिला दैट असिस्ट मूवमेंट ऑफ, फ्लैजिला होता है जो उनकी मूवमेंट करवाता है। इसकी एग्जांपल है स्पाइरल वोलुटेन। तो स्पाइरिला वोलुटेन बैक्टीरिया जो है उसकी ये वाली स्पाइरिला वाली शेप होती है। ये हमारी आज की जो शेप्स हैं सेल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की डेफिनेशन, फिर बैक्टीरिया की हिस्ट्री, फिर बैक्टीरिया की डायग्राम, और बैक्टीरिया की जो है शेप्स, ठीक है, ये हमने आज पढ़ी हैं। तो इसको आप देखें, इसमें कुछ भी पूछने वाला है तो आप मुझसे पूछें। जी ओके है, चलें आए हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैसी होती है उसको हम पढ़ेंगे, फिर इसका पूरा का सब सेल कंपोजिशन क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मास all bacteria have a cell wall function of cell wall is to protect the cell and determine its shapes। वो ये कह रहे हैं कि जो माइकोप्लाज्मास हैं, माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मास होते हैं इनके अलावा हर एक बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होती है, हर एक बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होती है, किनके अलावा, माइकोप्लाज्मास के अलावा। अच्छा, इस सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इस सेल वॉल का फंक्शन ये होता है टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट एंड डिटरमाइन इट्स शेप, और इसकी शक्ल को बरकरार रखना, ठीक है। इसके जितने अंदर चीज़ें मौजूद हैं उनको बाहर वाले माहौल से, बाहर वाले जानदार से महफूज रखना, और इस सेल की शक्ल को बरकरार रखना, ये है सेल वॉल का फंक्शन। अब पढ़ते हैं
कि सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज से होती है, कंपोजिशन क्या होती है। The important component of bacterial cell wall is peptidoglycan. Peptido is a large molecule and it contains two amino containing carbohydrate. Number one, N-acetyl glucosamine. Number two, N-acetyl muramic acid. These two molecules are joined by cross bridge of amino acids. वो ये कह रहे हैं इसमें, सबसे ये पहले ये कह रहा है कि जो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया होती है, इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकैन. पेप्टिडोग्लाइकैन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. अगर आपसे क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में या फिलिंग द ब्लैंक में, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो आप लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकैन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. अच्छा, अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन होता है इसमें दो अमाइनो कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कौन कौन से? नंबर वन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. ये दो क्या हैं? टू अमाइनो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये. ठीक है जी. अच्छा, ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये आपस में क्रॉस लिंकेज के थ्रू जो है ना वो अटैच हुए होते हैं. कैसे? मैं आपको दिखाता हूं. इसका मेन जो है वो सेल वॉल का पार्ट है पेप्टिडोग्लाइकैन. अच्छा, इसमें नंबर एक होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन के अंदर दो अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं. नंबर वन है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नंबर टू पे है एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड. ठीक है, म्यूरिक एसिड. अच्छा, ये जो दोनों होते हैं ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों क्रॉस लिंकिंग के थ्रू अटैच होते हैं. आप समझ रहे हैं? इस तरह जब क्रॉस लिंकिंग आएगी तो सेल वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है. सेल वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और है भी क्या? कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें दो टाइप्स के आगे बैक्टीरियाज हैं. नंबर वन है सेल वॉल, नंबर वन है ग्राम पॉजिटिव. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, ग्राम नेगेटिव. अच्छा, एक बात आप समझ लें कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये दो टाइप्स के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. अच्छा, ये दो टाइप्स के जो क्यों हैं? क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन आपस में मुख्तलिफ है, इनके फंक्शंस भी फिर मुख्तलिफ होंगे, इनके काम भी मुख्तलिफ होंगे, इनकी कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होगी. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव का सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कैसी होती है. इन दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकैन इज अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड. मतलब इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकैन होगी ना वो 25 नैनोमीटर थिक होगी, मोटी. और इसमें सेकंड चीज होगी टिकॉइक एसिड. In these gram-positive bacteria, peptidoglycan is about 25 nanometer wide. 25 नैनोमीटर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन वाइड होगी, मोटी होगी. एंड इट कंटेन एन एडिशनल पॉलीसेक्राइड कॉल्ड टिकाइक एसिड. और इसमें एक एडिशनल पॉलीसेक्राइड भी होगा जिसको टिकाइक एसिड बोलेंगे. ऑलमोस्ट 60 to 90% ऑफ सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकैन.
तो फिर आपकी जो सेल वॉल होती है उसमें 60 to 90% पेप्टिडोग्लाइकैन ही होता है। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब चलते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज ओनली 3 नैनोमीटर इन थिक। वहां पर ग्राम पॉजिटिव में 25 नैनोमीटर थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस। एंड इट कंटेन नो टिकॉइक एसिड, इसमें टिकॉइक एसिड मौजूद नहीं होता, नो टिकॉइक एसिड। उसके बाद आता है द सेल वॉल इन दीज बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेक्राइड। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स तो मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। दिस सेल वॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, बहुत सारे लिपिड्स और बहुत ज़्यादा पॉलीसेक्राइड्स और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होने की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसका जो सेल वॉल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन ने घेरा होता है। क्या किया होता है, सेल मेम्ब्रेन ने घेरा होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा, अब ये सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है इसके दरमियान में जो जगह होगी उसको बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है सेल में वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, ये इसमें पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड होता है जो कि जेल लाइक होता है, जो कि जेल लाइक होता है। आइए इसको पढ़ लेते हैं आप, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। In gram-negative bacteria, the cell wall is only 3 nanometer in thickness and contain no teichoic acids। तो जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो 3 नैनोमीटर सिर्फ थिकनेस में होती है और उसमें टिकॉइक एसिड नहीं होता। द सेल वॉल इन दिस बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेक्राइड्स। इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। दिस सेल वॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये वाले जो सेल वॉल होते हैं, ये वाले जो मतलब ये जो सेल वॉल होती है मोर कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल वॉल होती है उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह होती है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। द पेरिप्लाज्मिक स्पेस कंटेन जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड पेरिप्लाज। तो ये जो स्पेस है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इसके अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होगा उसको पेरिप्लास कहेंगे, PERIPLAS, पेरिप्लास। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैप्सूल। मैनी स्पीशीज ऑफ कोकाई, many species of cocci and bacilli bacteria secrete a thicky gelatinous layer of polysaccharide and protein around the many species of cocci and bacilli bacteria secrete a sticky gelatinous material of polysaccharide and protein around the cell wall. This layer is called capsule. Spiral bacteria do not form। वो ये कह रहा है कि बहुत सारे कोकाए और बेसिलाई बैक्टीरिया जो हैं वो एक जेल लाइक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, कहाँ से, अपनी बॉडी से। और वो जो जेल लाइक मटेरियल होता है वो स्टिकी भी होता है, जेलेटिनस स्टिकी होता है, वो एक जेलेटिनस लेयर बना देता है उस सेल के बैक्टीरिया के गिर्द। अच्छा, उस बैक्टीरिया के गिर्द वो जो लेयर बन जाती है वो हाई पॉलीसेक्राइड होती है, हाई इन प्रोटीन होती है, और इसको कहते हैं कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म, स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म।
लेकिन जो स्पाइरल बैक्टीरिया है वो जेल लाइक मटेरियल सिक्रेट नहीं करता, ना ही जेल लाइक आउटर लेयर बनाता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स, द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। आपके बैक्टीरिया के ऊपर जो लूज लेयर होती है कैप्सूल की, उसको ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। ठीक है जी। कैप्सूल क्या होता है? ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो बॉडी से सिक्रीट होता है और आपकी बॉडी के गिर्द ये एक लेयर बना देता है, उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। और जो लूज लेयर कैप्सूल की बॉडी के इर्द गिर्द बनती है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। इट कंटेन अ मैस ऑफ टैंगल्ड फाइबर्स ऑफ डेक्स्ट्रिन। ये जो होता है डेक्स्ट्रिन, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। डेक्स्ट्रिन बेसिकली कहते हैं वो सप्लीमेंट जिनसे सेल फ़ायदा हासिल कर सके, वो सप्लीमेंट्स। ठीक है। इट कंटेन अ मैस ऑफ टैंगल्ड फाइबर्स। इसके अंदर फाइबर्स के बहुत ज़्यादा मैस होता है डेक्स्ट्रिन्स का, पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का भी। दीज फाइबर हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सर्फेस ऑफ द होस्ट। ये जो फाइबर्स होते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर, कैप्सूल्स के अंदर, ये मदद देते हैं बैक्टीरिया को चिपकने के लिए। Slime producing bacteria may render the food and food product unattractive and distasteful। वो ये कह रहा है कि ये जो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ये मे रेंडर द फूड, ये फूड को रेंडर कर देते हैं एंड अनअट्रैक्टिव एंड डिस्टास्ट, उसको ख़राब कर देते हैं, उसका जायका ख़राब कर देते हैं और उसको गैर अट्रैक्टिव, मतलब उसमें कोई कशिश नहीं रहती। ठीक है। ये जो जेल प्रोड्यूस करती है ना उसकी बॉडी, वो कैप्सूल तो बन जाता है, ग्लाइकोकैलेक्स तो बन जाता है, लेकिन उससे होता क्या है कि जिस फूड में अगर ये होंगे तो उस फूड को ये स्मेली कर देंगे, उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी शक्ल को बदल देंगे, उसके कलर को बदल देंगे, फिर वो अनअट्रैक्टिव होगा, खाने को दिल नहीं करेगा। ये हो गई सेल वॉल। अब आ गया सेल वॉल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म। आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल साइटोप्लाज्म मौजूद है। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड। ये सेमी फ्लूइड होता है, मतलब ना तो ये कंप्लीट लिक्विड होता है ना तो कंप्लीट सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा होता है। It contain protein, carbohydrate, lipids, nucleic acid, salt and inorganic ions all dissolved in water। वो ये कह रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं। ऑल डिजॉल्व इन वाटर, जो सारे के सारे पानी के अंदर हल हो जाते हैं। उसके बाद आता है बैक्टीरिया, उसके बाद क्रोमोसोम। उसके बाद क्या है? क्रोमोसोम। हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड के साथ ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, साइटोप्लाज्म और बहुत कुछ होता है। फिर आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, कोई भी वाजिया तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता। एन आर हंस कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से फिर जो हेरिडिटरी मटेरियल क्रोमोसोम होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ होगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाइस सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो लैक प्रोटीन, इसमें प्रोटीन्स भी नहीं होंगी। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स, और जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स पड़े होंगे उस हिस्से को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड बोलेंगे। उसके बाद आता है प्लाज्मिड। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए, although they contain a few genes are not essential for bacterial growth. Plasmid are significant because many carry genes for drug resistance. Plasmid, for this reason they are often called R factor। वो ये कह रहा है कि
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो रिंग होगा उसको डीएनए का, उसको प्लाज्मिड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। मतलब आपका जो क्रोमोसोम है, इनका जो रिंग बनेगा, उनको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल गुड। इनके अंदर कुछ ना कुछ जीन्स मौजूद होंगे, लेकिन वो ग्रोथ रेट पे जो है ना, वो उनका कोई असर नहीं होगा, मतलब रिप्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होगा। प्लाज्मिड आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? कि ड्रग रेजिस्टेंस की जो पॉलिसी है, ड्रग रेजिस्टेंस की जो डाटा है, वो इसी प्लाज्मिड में सेव होगा कि बैक्टीरिया ने किसी भी ड्रग के अगेंस्ट लड़ाई कैसे करनी। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर। रेजिस्टेंस की ही वजह से प्लाज्मिड को आर फैक्टर भी कहा जाता है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। राइबोसोम्स आर बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो है वो आरएनए और डीएनए की प्रोटीन्स होती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना ही होता है। इसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, globules of starch, glycogen और lipids in the cytoplasm are called inclusion bodies। मतलब जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, गोल गोल जर्रात स्टार्च के, ग्लाइकोजन के या लिपिड्स के इन साइटोप्लाज्म हो, उनको क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन। तो जब भी ये स्टारवेशन जाएंगे, स्टारवेशन होता है भूख बर्दाश्त करना, तो जब भी ये भूख इनको मतलब बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो फिर ये क्या करेंगे? ये जो इन्होंने स्टोर किया हुआ ग्लोब्यूल स्टार्च के, प्रोटीन के, ये उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है वोलुटिन। दे आर डिपू ऑफ फॉस्फेट। दे आर डिपू ऑफ फॉस्फेट। ये डिपू होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें फॉस्फेट स्टोर हुआ होता है। वोलुटिन स्टेन डीपली विद डाइज सच एज माइथिन ब्लू। तो ये जो वोलुटिन होता है, ये मिथाइलिन ब्लू के साथ स्टेन देता है। देयर प्रेजेंट इज डिप्थेरिया बैसिलस असिस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। और जब ये माइथिलीन ब्लू के साथ मिलकर कलर देगा, तो फिर ये श्योर है कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन वेरी इजीली कर सकते हैं। मैग्नेटिसोम। मैग्नेटिसोम, इट हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया ओरिएंट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट टुवर्ड देयर प्रेफर्ड हैबिटेट। तो मैग्नेटिसोम जो है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को कि वो मूव कर सकें उस एनवायरनमेंट की तरफ जो उनके लिए फिजिबल है। मैग्नेटिसोम ये ख़ास करके एक प्रोसीजर है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये सेंस कर लेते हैं इसके किस तरफ पानी है, किस तरफ लाइट है, हमें किस तरफ मूव करना है। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री लेयर ऑफ द बैक्टीरिया सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाउंड्री लेयर होती है सेल की। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। और ये एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द सेल वॉल। ये सेल वॉल के अंदर ही होते हैं इन प्लांट और एंड बैक्टीरियाज के अंदर। सेल एनवेलप क्या होता है? सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल एंड टर्म एज सेल एनवेलप। तो आपके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल्स, इन तीनों को मिलाकर एनवेलप का नाम दे दिया जाता है। कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट को नाम सेल एनवेलप का देते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन की 60% प्रोटीन्स होती है और 40% जो है वो लिपिड होता है। 40% क्या होता है? लिपिड। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वही है जो मैंने आपको फिजियोलॉजी में सेल का पढ़ाया था। फ्लूइड मोज़ेक बेसिकली होता है कि दो लिपिड की दो लेयर जिनके दोनों साइड्स पे प्रोटीन्स मौजूद हों, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The phospholipid molecules are arranged in two parallel called phospholipid bilayer। तो phospholipids के दो
लेयर्स जो हैं वो पैरेलल मूव कर रही होती हैं, पैरेलल वो जुड़ी हुई होती हैं, उनके दरमियान से प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, उनके दरमियान कार्बोहाइड्रेट एम्बेडेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। और प्रोटीन ग्लोब्यूल्स क्या हैं, द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एज ग्लोब्यूल फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग एट और नियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। वो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज एज ग्लोब्यूल फ्लोटिंग आइसबर्ग। तो जो प्रोटीन के फ्लोट करने से जो आइसबर्ग होती है नियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इनर या फिर आउटर मेम्ब्रेन द सरफेस जो मौजूद होती है प्रोटीन फ्लोटिंग प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन ग्लोब्यूल्स। Some globule extend from one surface to the membrane to the other surface. This model of the membrane called the fluid mosaic model. तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक तरफ से एंटर होती है, दूसरी तरफ पास ऑन हो जाती हैं, इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। द मोस्ट दिस मोस्ट अकाउंट फॉर द मेम्ब्रेन अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हेल्प हाउ इट अलोज पैसेज ऑफ द सेंट्रल सब्सटेंसेस। वो ये कह रहा है कि द मॉलिक्यूल अकाउंट फॉर द मेम्ब्रेन अपीयरेंस। तो मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस होगी वही बेसिकली आपके सेल की प्रोडक्शन करेगी, वही बेसिकली किसी को अंदर नहीं आने देगी, और वही बेसिकली आपके सारे मामला जो है वो हैंडल करती रहेगी। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टाइम हम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और दीगर सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें से कोई चीज़ बात समझ नहीं आई, आइए हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने आज स्टार्ट किया था बैक्टीरिया। तो व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया इज़ अ स्मॉल एनिमल या लिटिल एनिमल बैसिलाई। और बैक्टीरिया के क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ठीक है जी, इसके डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया, फ्लैजिला, पेलेट, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, उसके बाद आता है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेलुलर मॉर्फोलॉजी। सेल की साइज और शेप के लिए आसन की जो क्लासिफिकेशन है, उसमें पहली आती है स्पाइरुला, दूसरी आती है बैसिलाई, थर्ड आती है कोकाई। ठीक है जी, उसके बाद बैसिलाई जो है ये मुलर ने कहा था, तो मुलर ने ये कहा था जो रॉड शेप है वो सिर्फ बैसिलाई होते हैं। कोकाई में उन्होंने बताया था कि कोकाई की जो साइज़ होगा, जो शेप होगी वो गोल स्फेरिकल होगी, जो साइज़ होगा 0.5 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होगा। फिर डिप्लोकोकाई वो कोकाई होते हैं जो आपस में जुड़ के रहती हैं, स्टेफिलोकोकाई जो एक चेन में रहती हैं, स्टेफिलोकोकाई जो रैंडमली किसी भी शेप में रह सकती हैं। साथ साथ इनकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, वो भी आपने याद करनी है। उसके बाद स्पाइरल। स्पाइरल में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म। विब्रियोस इसमें से एक फॉर्म हो सकती है जो कॉमास की शक्ल की है, स्पाइरला हेलिकल शेप होती है, और द लास्ट पे है दो ही लिखे हुए इन्होंने, चले। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर दो एन एसिटाइल 25 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर वाइड होती है। और फिर इसमें टिकॉइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में टिकॉइक एसिड नहीं होता। फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन और सेल नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। कैप्सूल का हमने पढ़ा, कैप्सूल द आउटर लेयर ऑफ द जेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप्सूल। फिर उसी लूज कैप्सूल को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म इट इज अ ट्रांसपेरेंट इनर फ्लूइड ऑफ द सेल व्हिच कंटेन्स न्यूक्लियोइड्स व्हिच कंटेन FGRF एंड many more things। उसके बाद प्लाज्मिड, दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ DNA। जहाँ पर भी ये प्लाज्मिड पड़ा होगा उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज स्टार्च ग्लोब्यूल्स वगैरह पड़े होते हैं वहाँ पे। वोलुटिन, दे आर द डिपो फॉस्फेट्स, ये फास्फेट को स्टोर करने का डिपो है। मैग्नेटोसोम, मैग्नेटोसोम कहते हैं बेसिकली बैक्टीरिया को सेंस, बैक्टीरिया सेंस कर लेता है कि पानी किस तरफ है, सूरज किस तरफ है, मैंने मूव किस तरफ करना है, मेरे लिए फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा है। फिर सेल मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन जो है इसको सेल जो है वो वॉल के बाद बनाते हैं। और कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को मिला के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम सेल एनवेलप रख दिया था। सेल मेम्ब्रेन रिमेन कॉन्टिन्यूस बाई 60% ऑफ द प्रोटीन और 40% लिपिड्स पेशेंट्स। फिर आते हैं प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जिसमें प्रोटीन सेव हो और वो
फैल रहे हैं उनको प्रोटीन ग्लोब्यूल्स कहते हैं। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का भी चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, तो इसको याद ज़रूर करके आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस पे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।